हादसों की जद में हैं तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें। हादसों की जद में हैं तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें। जल जलों के घर खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। आइए दोस्तों, हम सौरभ सर आपका एक बार फिर से इस डीएल एकेडमी प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और वंदन करते हैं। तो आज हम आपके सामने मैकेनिकल थर्ड सेमेस्टर की जो थर्मल इंजीनियरिंग की किताब है जो आपको पढ़नी है थर्ड सेमेस्टर में, उसके सिलेबस से इंट्रो कराने आए हैं। और ये थर्मल इंजीनियरिंग आपके डिप्लोमा के साथ साथ अन्य कक्षाओं में अन्य सेमेस्टर वाइज भी इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ जब जेईई का एंट्रेंस एग्जाम देंगे आप या वनडे एग्जाम देंगे किसी भी सिलेक्शन के लिए, तो वहां पे भी थर्मल इंजीनियरिंग से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं सिलेबस में क्या है। तो देखिए, सबसे पहला जो चैप्टर है वो है मौलिक संकल्पना, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, जो अभी तक आप इंटरमीडिएट में, हाई स्कूल में और विगत कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, मतलब कोई निकाय क्या है, उसके चारों तरफ का परिस्थान क्या है, बाउंड्री क्या होती है, इन सब के बारे में बेसिक जानकारी, फंडामेंटल जानकारी आपको इस मौलिक संकल्पना नामक चैप्टर में दी जाएगी। साथ ही साथ यहां पर हम यह भी जानेंगे कि हमारे जो सिस्टम होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम जैसे ओपन सिस्टम, खुला निकाय, क्लोज सिस्टम, बंद निकाय और विलगित सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, विलगित निकाय, इन तीनों निकाय के बारे में जानेंगे। तो यहां पर हम बेसिक कॉन्सेप्ट लेंगे कि थर्मल इंजीनियरिंग में हमारा प्रारंभिक मोटिव क्या रहेगा, प्रारंभिक उद्देश्य क्या रहेगा, किस चीजों को लेकर के हमको पढ़ाई स्टार्ट करनी है इसमें। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे। नेक्स्ट है हमारा आदर्श गैस का नियम, लॉ ऑफ आइडल गैसेस। ये भी आप इंटरमीडिएट में पढ़ चुके हैं। जो इंटरमीडिएट के छात्र नहीं हैं, जो हाई स्कूल से सीधे डिप्लोमा में आए हैं, उनके लिए ये सब चीजें फिर से रिपीट कराई जाएंगी। तो लॉ ऑफ परफेक्ट गैसेस जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो का नियम, गेलुकास लॉ, ये सब, गेलुसाक लॉ, ये सारी चीजें हम यहां पर कवर करेंगे कि गैस का नियम क्या होता है, किस तरह से PV इज इक्वल टू nRT का रिलेशन आता है। तो PV बराबर nRT का कॉन्सेप्ट हमको यहीं से प्राप्त होगा इसी दूसरे चैप्टर में। जो तीसरा चैप्टर है वो है आपका गैसों के लिए उष्मागतिकीय प्रक्रम, थर्मोडायनामिक प्रोसेस। अब यहां पर जैसे ही हमको नॉलेज हो जाएगा कि किस तरह से गैस का नियम लागू होता है, कहां पे बॉयल्स लॉ लागू होगा, कहां पर चार्ल्स लॉ लागू होगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे थर्मोडायनामिक प्रोसेस पर, जैसे समतापीय प्रक्रम, समदाबीय प्रक्रम, सम आयतनिक प्रक्रम। तो इन सभी प्रक्रम के साथ साथ एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रक्रम है आपका एडियाबैटिक प्रोसेस, बैटिक प्रोसेस, जिसको कहते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम। तो आपका दो ही प्रोसेस, एक समतापी और एडियाबैटिक प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस पूरे थर्मोडायनेमिक्स में। और आगे के लिए भी फोर्थ सेमेस्टर में एक RAC, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग करके बुक है, वहां के लिए भी ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर ये जो थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस है इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है हमको, बहुत ही अच्छे से जानकारी उसके बारे में प्राप्त करनी है। नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उष्मागतिकी के नियम, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, मतलब यहां पर हम जानेंगे कि उष्मागतिकी के कितने नियम हैं। पहला है जीरोथ लॉ, शून्यवां नियम। दूसरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उष्मागतिकी का प्रथम नियम। अगला है उष्मागतिकी का द्वितीय नियम। और लास्ट में यहां पर आपको एक तीसरा नियम भी मिलेगा थर्मोडायनामिक्स का थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो इन बेसिक नियमों को जानेंगे, इन नियमों का एप्लीकेशन कहां पर है, किस तरह से हम उसको अपनी इंजीनियरिंग में अप्लाइड करते हैं, कहां पर उन चीजों को लागू करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो ये होगा हमारा उष्मागतिकी का नियम के बारे में। नेक्स्ट है हमारा भाप के गुण, स्टीम के बारे में आपने सुना होगा, भाप, जिसे भाप इंजन का निजात किया गया, जेम्स वाट ने निजात किया था। तो वो जो भाप में क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, क्या क्या गुण धर्म होते हैं उसके, किस तरह का वो बिहेवियर रखता है, ताप बदलेंगे तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दाब बदलेंगे तो भाप पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब चीजों को कहां जानेंगे हम लोग, इस भाप के गुण नामक चैप्टर में जानेंगे।
भाप पर दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा, ताप का क्या प्रभाव, क्योंकि हमको भाप को क्या करना है, यूज करना है स्टीम टरबाइन में, भाप टरबाइन में, उससे हमको क्या जनरेट करनी है, एनर्जी। तो उस एनर्जी को जनरेट करने के लिए पहले हम उसकी प्रॉपर्टी जानेंगे कि क्या उसके अंदर गुण है। किसी चीज को जानने के लिए उसके गुणों को जानना बहुत ही आवश्यक है। जब तक उसके गुणों को नहीं जानेंगे तो उसके बारे में हम अपनी कोई धारणा या कोई विचार न बना पाएंगे, न व्यक्त कर पाएंगे। तो उसके लिए हम यहां पर प्रॉपर्टी ऑफ स्टीम जानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो छठा चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है भाप जनित्र, स्टीम जनरेटर, जिसमें आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ बॉयलर। इसमें ये जो टाइप्स ऑफ बॉयलर है, यही अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बॉयलर के जो प्रकार हैं यही अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही 7-8 प्रकार के जो बॉयलर हैं वही एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो हम यहां पर जानेंगे कि बॉयलर होता क्या है। एक सिंपल सा एग्जांपल, आपके घरों में जो आप कुकर यूज करते हैं दाल बनाने के लिए, चावल बनाने के लिए, वो होता है एक आपका घर का बॉयलर। उसमें भी चीजों को हम क्या करते हैं, बॉयल करते हैं। तो यहां पर हम बड़ी मात्रा में, बड़े अमाउंट में, क्योंकि हमको भाप को क्या करना है, उससे बिजली, मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त करनी है, मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करनी है, जिसको आगे चल के हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। तो उस मैकेनिकल एनर्जी को जनरेट करने के लिए हमारे पास इतनी पर्याप्त उष्मा ऊर्जा होनी चाहिए जिससे हम वो यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त कर सकें। तो उसको भाप जनरेटर, बड़े बड़े जनरेटर यहां पे लगाए जाते हैं। कुछ हाई प्रेशर होते हैं, कुछ लो प्रेशर होते हैं, मतलब कुछ में कम दाब की भाप मिलेगी, कुछ में उच्च दाब की भाप मिलेगी। तो किस तरह से हम कौन से दाब के भाप को कहां पर यूज करेंगे, कौन सा बॉयलर कहां पर यूटिलाइज होगा, कहां पर उसका उपयोग होगा, इन सब के बारे में हम जानेंगे इस भाप जनित्र चैप्टर में। साथ ही साथ यहां पर हम बॉयलर एसेसरीज, जो बॉयलर की दक्षता को और बढ़ाएंगे, बॉयलर की क्वालिटी को और इंप्रूव करेंगे, जो एक्सटर्नल एजेंट होंगे जो उसको फोर्स करेंगे कि आप और अच्छे से वर्किंग बनाए रखें, उनके बारे में भी इसी चैप्टर में जानेंगे। नेक्स्ट है हमारा 7वां चैप्टर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है एयर स्टैंडर्ड साइकिल, वायु मानक चक्र। वायु मानक चक्र, इसमें हम क्या करेंगे, आपका ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, कार्नाट साइकिल, इन सभी चक्रों के, ड्यूअल साइकिल, इन सभी चक्रों के, मतलब मोस्टली जितने साइकिल हैं, जितने चक्र हैं, चक्र मतलब प्रेशर का टाइम के साथ वेरिएशन, प्रेशर का वॉल्यूम के साथ वेरिएशन, एंट्रोपी का टाइम के साथ वेरिएशन करते हुए एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो उसमें वो जो साइकिल प्राप्त होगा, मतलब एक क्रिया को पूर्ण करने में जो हमको प्रॉपर्टीज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी के बीच में प्राप्त होगी, उन सब के बारे में यहां जानेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके जेईई वगैरह के प्रिपरेशन करते टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एयर कंप्रेसर, वायु संपीड़क। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे, अभी तक तो क्या थी चीजें, भाप की चल रही थी, भाप के बारे में जान रहे थे। यहां पर हम वायु को भी संपीड़ित करके उससे भी हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो एयर कंप्रेसर होता क्या है, किस तरह से उसकी वर्किंग होती है, किस तरह से वो किस चक्र पर कार्य करता है, इन सबको जानेंगे हम लोग वायु संपीड़क में। किस तरह से एयर कंप्रेसर की दक्षता को हम बढ़ा सकते हैं, किस तरह से एयर कंप्रेसर से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल सकते हैं, ये तमाम जानकारियां आपको कहां पे मिलेंगी, इस 8वें चैप्टर में, जिसका नाम है वायु संपीड़क। और 9वां चैप्टर है इसके बाद अगला हमारा उष्मा स्थानांतरण का परिचय। सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि हीट ट्रांसफर क्या होता है, कैसे होता है। आप इंटरमीडिएट में पढ़ चुके होंगे या पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे, जो उष्मा का स्थानांतरण होता है उसकी मुख्य रूप से 3 विधियां होती हैं। पहला चालन, दूसरा संवहन और तीसरा होता है विकिरण। चालन, संवहन, विकिरण, ये 3 मेथड ही हम यूज करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक एनर्जी को हीट को ले जाने के लिए। चालन का अगर एग्जांपल दें, जिस तरह से आप घर में गैस पर पतीले में पानी गर्म कर रहे हैं, तो कुछ देर के बाद वो जो भगोना है, भगोने का ऊपरी पोर्शन गर्म हो जाता है। तो ये जो चालन का मेथड होता है हीट ट्रांसफर का, ये केवल और केवल सॉलिड में होता है। जैसे अगर हम कोई पात्र, जैसे कोई बर्तन यूज कर रहे हैं खाना चलाने के लिए, सब्जी चलाने के लिए, तो वो जो कलछुल या फिर जो भी चीजें हम यूज करते हैं, तो वो फ्राई पैन का हैंडल क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो फ्राई पैन का हैंडल गर्म हो गया तो उसको ठंडा रखने के लिए, मतलब वो हीट वहां तक हमारे हाथों को जलाए नहीं, तो बैकलाइट का वहां पर हम क्या यूज करते हैं, हैंडल उसके साथ।
ताकि वो क्या करे, उस हीट को आगे स्थानांतरित होने ना दे और हमारा हाथ बच जाए। तो जो चालन का मेथड है हीट ट्रांसफर का, वो किस में अप्लाई होता है, किस में एप्लीकेबल होता है, सॉलिड में। संवहन जो होता है ये लिक्विड में, जो तरल होते हैं हमारे, उनमें होता है संवहन। जैसे हम पानी को बॉयल कर रहे हैं तो पानी के मॉलिक्यूल्स नीचे से बुलबुले के रूप में निकलते हैं और ऊपर आते हैं। तो ये जो नीचे वाला मॉलिक्यूल गर्म होकर ऊपर आया है, तो उस नीचे वाले मॉलिक्यूल की जगह दूसरा मॉलिक्यूल जाएगा और वो फिर गर्म होकर के ऊपर आएगा। तो इस तरह से पूरा पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो इसको बोलते हैं संवहन। और विकिरण का उदाहरण है आपका तपता हुआ सूरज। सूर्य से जो रोशनी आती है वो हमारे पास सिर्फ विकिरण के माध्यम से पहुंचती है। तो ये हो गया रेडिएशन, ठीक है। तो ये रेडिएशन और संवहन, कन्वेक्शन और कंडक्शन, ये तीन विधियां हम इसमें पढ़ेंगे चालन, संवहन, विकिरण में। इंट्रोडक्शन है, सिर्फ आपको परिचय कराया जाएगा। नेक्स्ट है मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, आईसी इंजन। और आईसी इंजन का अभी हमने 5th सेमेस्टर में भी जिक्र किया है, जो 5th सेमेस्टर के बच्चे हैं वो जान रहे होंगे। थर्मल थ्योरी ऑफ मशीन में आईसी इंजन के बारे में हमको बहुत सारी चीजें पढ़नी है। तो यहां पर आईसी इंजन का कॉन्सेप्ट हमको क्लियर रख के चलना है, क्योंकि आईसी इंजन से भी आपके जेईई की कक्षाओं में, जेईई के एग्जाम में ज्यादा चीजें पढ़ने को मिलेंगी और ज्यादा चीजें आपको वहां पर कवर करनी पड़ेंगी। तो आईसी इंजन में हम जानेंगे किस तरह से हमारा आईसी इंजन वर्क करता है, कितने स्ट्रोक होते हैं उसमें, कितने प्रकार का इंजन हो सकता है। डीजल इंजन है तो उसकी वर्किंग क्या होगी, पेट्रोल इंजन है तो उसकी वर्किंग क्या होगी, 2 स्ट्रोक इंजन है तो उसकी वर्किंग क्या होगी, 4 स्ट्रोक इंजन है तो उसकी वर्किंग क्या होगी। इन सब चीजों के बारे में जानेंगे यहां पर। साथ ही साथ इंजन के जो और उपयोगी अंग होते हैं, जैसे हमारा कार्बोरेटर हो गया, फ्लाईव्हील हो गया, इन सब के बारे में बेसिक आइडिया आपको इस चैप्टर में दिया जाएगा, जिसका नाम है आईसी इंजन। अगला चैप्टर है हमारा भाप टरबाइन तथा संघनित्र। भाप टरबाइन तथा संघनित्र। अब यहां जो हमने भाप बना के छोड़ा था बॉयलर का, इसको लेके आएंगे इस टरबाइन में, जहां पर उस भाप के द्वारा, उस भाप के अंदर जो उष्मा ऊर्जा, दाब ऊर्जा है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे यांत्रिक ऊर्जा में। और वो यांत्रिक ऊर्जा फिर हमको मिलेगी, फिर यांत्रिक ऊर्जा से हम क्या प्राप्त करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम अपने विभिन्न कार्यों के लिए, उस इंडस्ट्री में विभिन्न कार्यों की विद्युत सप्लाई के लिए उसका यूज करेंगे। साथ ही साथ एक यहां नया टर्म आया जिसका नाम है संघनित्र। तो आपने एक संघनन प्रक्रिया पढ़ी होगी, जिसमें हम क्या करते हैं, भाप को पानी में बदलते हैं। तो जो बची हुई भाप होगी, जो टरबाइन से निकलेगी, उसको हम क्या करेंगे, फिर से पानी में बदलेंगे और वही पानी फिर से बॉयलर में भेज करके हम क्या करेंगे, भाप प्राप्त करेंगे। इसी तरह से ये बारी बारी से भाप और पानी की रिसाइकलिंग बॉयलर में होती रहेगी और हम उसका यूज अपनी यांत्रिक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए करते रहेंगे। अगला और लास्ट चैप्टर जो है आपका, वो है गैस टरबाइन तथा जेट नोदन। गैस टरबाइन में जो यहां पे वायु संपीड़क था, जो वायु को क्या कर रहा था, संपीड़ित कर रहा था, उसका यूज हम करेंगे यहां पर गैस टरबाइन में। मतलब गैस की सहायता, जब हमारे पास भाप ना हो तो वहां पर हम गैस की सहायता से उस टरबाइन को चलाएंगे और उस टरबाइन को चला करके मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ आपको यहां पर एक नया टर्म और मिला जिसका नाम है जेट नोदन, जेट प्रपोल्सन, जिसका सिद्धांत क्या होता है, तो जो न्यूटन्स का थर्ड लॉ है आप पढ़े हैं, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया की एक बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो यहां पर ये जो जेट नोदन है, इसी सिद्धांत पर कार्य करेगा। और किस तरह से हम रॉकेट लॉन्च करते हैं, किस तरह से रॉकेट हमारा मूव करता है और अंतरिक्ष में गति करता है, उन सब के बारे में आपको यहां पर बेसिक आइडिया दिए जाएंगे कि व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जेट प्रपोल्सन, जेट नोदन के क्या सिद्धांत हैं वर्किंग, तो उसके बारे में हम लोग यहां पर जानेंगे। तो ये था आपका सिलेबस का इंट्रोडक्शन, जो कि हमको थर्मल इंजीनियरिंग में कवर करना है। तो थर्मल इंजीनियरिंग में मौलिक संकल्पना से लेकर के हमको गैस टरबाइन, ये कुल 12 चैप्टर कवर करने हैं और इन 12 चैप्टर में हम बारी बारी से जानेंगे कि किस तरह से गैस, किस तरह से भाप का यूज हम कहां पर अपने हित के लिए कर सकते हैं। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और जाते जाते हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है,
प्ले स्टोर पर जाकर के हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्ले स्टोर पे हमारा ऐप DL Academy के नाम से मौजूद है, वहां से उसको इंस्टॉल कर लें और अपने नंबर से उस पर एक लॉगिन कर लें, जिससे जो भी चीजें यहां पर आपको प्रोवाइड की जाएं, जैसे PDF हो गए, लाइव क्लासेस हो गए, रिकॉर्डेड क्लासेस हो गए, टेस्ट सीरीज हो गई, तो वो सब आपको वहां पर अवेलेबल हो सके इजिली। तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। आशा है कि आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। हम आपसे मिलेंगे अगले सेशन में, लेकिन जाते जाते कुछ लाइनें आपके लिए। कुछ ख्वाहिशें बारिशों की बूंदों को हाथों में पकड़ने की इस तरह रही। कुछ ख्वाहिशें बारिश की बूंदों को हाथों में पकड़ने की इस तरह रही, पर हाथ तो भीग गए, हाथ कुछ न लगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज का हम सेशन समाप्त करते हैं। आपसे मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे साथ इस चैनल पर बने रहें।